हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज कुछ लोगों का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का। सबसे पहले उन सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरे तहे दिल से बहुत सारा कांग्रेस बेस्ट ऑफ लक, जिनका इवनिंग शिफ्ट में पेपर होने वाला है, जिनका आज पेपर है। सभी का पेपर इतना शानदार हो कि चेहरे पर इतनी तगड़ी खुशी हो, इतनी तगड़ी स्माइल हो कि यार मज़ा आ जाए। इतना कुछ कुछ हो पेपर चेहरे पर। पेपर इतना शानदार हो कि कहना ही क्या। नहीं कहते वाह यार मजा ही आ गया, ऐसे करते हो आप। मतलब शरीर तोड़ते हो ऐसा पेपर हो, कितना गजब वाला। मतलब क्या बताऊं यार, एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना शानदार पेपर हो सभी का। और इतना शानदार पेपर के लिए देखो, मैं तो मेरा 100% दे रहा हूँ, मेरा इतना कोई नहीं कर रहा। पेपर आपका है, आपसे ज़्यादा हार्डवर्क मैं कर रहा हूँ। मैंने मॉर्निंग में क्विज डाल दी, आज ज्योग्राफी क्विज अभी नहीं डाला क्योंकि आज कुछ कारणवश मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसमें लाइव नहीं आ पा रहा। ठीक है, क्विज में डालूंगा ज्योग्राफी वाले भी। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। सौर शक्ति, अपशिष्ट ऊर्जा, वनीकरण और नाभिकीय ऊर्जा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहाँ पर आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे साथियों। भारत सरकार भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्य हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, ऊर्जा क्षमता बढ़ाना है, टिकाऊ विकास है, जल संरक्षण है, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना है, ग्रीन इंडिया है, टिकाऊ कृषि है, जलवायु परिवर्तन के लिए ज्ञान का रणनीतिक मंच है। ठीक है, भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत टोटल 8 लक्ष्य हैं जो आपको दिख रहे हैं टोटल। इन सभी को याद करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आपको क्रम से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जो MDG होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, वहाँ पर तो क्रम से याद करना होता है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है वो कि चौथे क्रम का कौन सा होगा, पाँचवें क्रम का कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सीक्वेंस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर आपको केवल याद करना है। ओ भाई, कितना गजब क्वेश्चन है यार। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थों का सांद्रण निम्नलिखित में से अधिक नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों, धुआं मचा दो, धुआंधार पारी खेल जाओ, चैनल को इतना सब्सक्राइब करवाओ, इतने लाइक करवाओ, इतने शेयर करवाओ कि मज़ा आ जाए मेरे को भी यार। मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूँ रियल में, दिल से यार। पहले मेरे को मेरी वजह से नींद नहीं आती थी जब मैं खुद तैयारी करता था। अब मेरे को नींद इस वजह से नहीं आती कि यार पता नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंटों का होगा या नहीं होगा अब की बार जेआरएफ, पता नहीं उनका स्कोर कैसा रहेगा। टेंशन सी बनी रहती है थोड़ी सी, क्योंकि जब हम कोई भी काम बहुत मेहनत से करते हैं, दिल से लगा के करते हैं, तो वो चाहे किसी का भी हो, उसमें दुख होता है। दुख होता है यदि वो काम गलत होता है। तो सही होता है तो बहुत खुशी होती है। और मैं तो भाई साहब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ मिठाई खाने का। सभी को मिठाई खिलानी है, जेआरएफ निकाल के, नेट निकाल के। ठीक है, सभी को एक एक करके मिठाई खिलाना। पेयजल के तो ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा भाई साहब 500 मेगाग्राम पर लीटर। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था अरुंधति राय द्वारा, मेधा पाटकर द्वारा, इला भट्ट द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। बताओ आंसर। तो ध्यान रखो, देखो चिपको आंदोलन के बारे में सारी बातें बताता हूँ आपको सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले आओ भाई, चिपको आंदोलन। इतनी बातें नहीं पढ़ना हमें, हमें केवल प्यारी प्यारी बातें पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ो आप। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनका जन्म, छोड़ो कब हुआ जन्म, हटाओ इसको, इनके बारे में भी हटाओ। हमें केवल प्यारी प्यारी वो बातें पढ़नी है जो हमारे काम की हैं। यहाँ पर कोई भी बात नहीं लिखने की प्यारी। देखो, चिपको आंदोलन पेड़ों के संबंध में था। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये एरिया प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड में, पहले यह उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, और फ्रेंड ऑफ नेचर द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा को। आँख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक हैं। SO2 है, O3 है, SO2 है, NO2 है, HCHO PAN है, SO2 SPM है।
बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। उत्तरदायी प्रकाश रसायन या फोटोकेमिकल, यहाँ पर ये ध्यान दो कि फोटोकेमिकल धूमयुक्त कोहरे के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे। आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोहरे के घटक हैं HCHO है, पैन है, पैन को फुल फॉर्म है पेरोक्सिकल नाइट्रेट। ठीक है, तो ये है कुछ। और ध्यान रखना ये प्रदूषक कहाँ से निकलते हैं, परिवहन क्षेत्र से निकलता है। जो पैन है HCHO है ये कहाँ से निकलते हैं, परिवहन क्षेत्र से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार। कुछ कार्बनिक एरोसोल्स कंसर्जन कार्सिनोजेन हो सकते हैं, कारण आर उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही आंसर तो सभी के सभी बिल्कुल 100% सही आंसर होना चाहिए। मैं बताता हूँ यहाँ पर भाई, यहाँ पर ऑप्शन बी बात बिल्कुल सही है। देखो दोनों बातें सही है यहाँ पर, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रही। आर है जो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा, बाकी बातें दोनों सही हैं। ओ भाई कितना शानदार क्वेश्चन। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं वायुमंडल एवं जलमंडल को, जलमंडल एवं जैवमंडल को, स्थलमंडल जैवमंडल वायुमंडल को, स्थलमंडल जलमंडल और वायुमंडल को। बताओ ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं किसको भाई लोगों, ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करता है किस किस को, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल तीनों को। एक मिनट। ठीक है, इन तीनों को प्रभावित करता है, स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल। वैसे भाई ये इसको भी प्रभावित करता है, जलमंडल को भी प्रभावित करता है, लेकिन हम प्रायोरिटी बेस पर देखेंगे तो स्थलमंडल, जैवमंडल और वायुमंडल तीनों को प्रभावित करता है। प्रभावित तो सभी को करता है, इनको भी प्रभावित करता है, इनको भी करता है, इनको भी करता है। जलमंडल को कैसे प्रभावित करता है, जलमंडल को प्रभावित करता है जब समुद्र के अंदर या महासागरों के अंदर जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो जलमंडल को प्रभावित करेगा। लेकिन प्रायोरिटी बेस पर देखी जाए तो स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल आएगा। कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है, जल प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप, भूवैज्ञानिक प्रकोप, भू रासायनिक प्रकोप। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, कितना गजब क्वेश्चन है भाई, कितना गजब क्वेश्चन है, बता नहीं सकता यार, बता नहीं सकता। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर भी प्यारा आना चाहिए भाई लोगों, प्यारा। आई हेट रॉन्ग आंसर भाई लोगों, यहाँ पर सही आंसर आएगा जल मौसमी प्रकोप, जल मौसमी प्रकोप। देखो जल मौसमी प्रकोप में कुछ भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, बादल भी फट सकते हैं, बहुत तेज बरसात भी हो सकती है, कुछ भी मौसमी घटना हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखा जाए जल प्रकोप, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जल मौसमी प्रकोप इसमें जल भी है, मौसम भी है। मौसम के अकॉर्डिंग सूखा भी पड़ जाता है कई बार, मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कई बार बहुत तेज़ बरसात भी हो जाती है, मौसम के अकॉर्डिंग चक्रवात भी आ जाते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग तूफान भी आते हैं। आपने देखा है आज उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहे हैं मौसम की वजह से, आज शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आ रहे हैं मौसम की वजह से, आज ओलावृष्टि हो रहे हैं मौसम की वजह से, आज तेज बारिश हो रही है मौसम की वजह से, आज बारिश नहीं हो रही मौसम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाइऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होता है, बंजर धरती से, बिजली यंत्र से, चीनी के कारखानों से, प्लास्टिक दहन से। डाइऑक्सीजन किससे उत्सर्जित होता है। कितना शानदार क्वेश्चन भाई, कितना शानदार, कितना गजब का क्वेश्चन है भाई, आंसर तो आना ही चाहिए भाई लोगों। मैं बताता हूँ भाई लोगों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो प्लास्टिक दहन से डाइऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, इसके अतिरिक्त प्लास्टिक जलाने से आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण स्वरूप पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक को जलाने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरीके से देखी जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को जलाने से क्लोरीन, नाइलॉन और पॉलीयूरेथेन
यूरेथीन को जलाने से नाइट्रिक ऑक्साइड एवं विषाक्त गैस निकलती है। तो ठीक है, तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। सामाजिक वन कार्यक्रम से, स्वच्छ वायु कार्यक्रम से, भूमि संरक्षण कार्यक्रम से, पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम से। प्रत्येक बालक के लिए एक पेड़ का नारा किस आशय से गढ़ा गया। तो ध्यान रखना, ये गढ़ा गया था पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम से। बायोगैस का मुख्य तत्व कौन सा है, बताओ भाई। बहुत गजब का क्वेश्चन, इतना शानदार क्वेश्चन यार कभी आ ही नहीं सकता। आपको स्कोर करना है, आपको जेआरएफ निकालना है। आपको कुछ भी करो, कैसे भी करो, जेआरएफ चाहिए आपको। दिमाग में बैठा लो भाई, जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ। कीड़ा चला दो जेआरएफ में, धुआं मचाना है आपकी बात। तो बायोगैस के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं भाई, मैं बताता हूँ। हम थोड़ा सा प्यार से पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो, बायोगैस के प्रमुख तत्व हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, CH4+CO2। आगे देखते हैं यहाँ पर, मीथेन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। या तो गोबर से होती है, या वनस्पति के सड़ने से होती है, या पागुर करने वाले मवेशियों के गुदा द्वारा हवा छोड़ने से होती है, या दलदली क्षेत्र से होती है, या तर जमीनों में वायुविहीन दशा से होती है। मीथेन की उत्पत्ति कैसे होती है, गोबर से होती है, या वनस्पति के सड़ने से होती है, या मवेशियों से, जो मवेशी होते हैं जो गैस छोड़ते हैं, ठीक है, गुदा से जो गैस छोड़ते हैं उससे होती है। दलदली भूमि से होती है, जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है वहाँ से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। और ज़मीन में वायुहीन दशा में होती है। उसके बाद हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वृद्धि का कारण जीवाश्म ईंधनों का दहन है, बर्निंग ऑफ फ्यूजल फ्यूल्स। वन नाशवान है, अधिक वन होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग उनके भोजन निर्माण में हो जाता है, अतः इसकी मात्रा नियंत्रित होती है। बायोगैस कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन भाई, अभिकथन ए, संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ा है, संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। अभिकथन ए है कि संसार में समग्र रूप से पिछले कई दशकों में पर्यावरण बिगड़ रहा है, संसार की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ से सही आंसर देखा जाए तो भाई दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है। भूमि की नमी पर, वन अग्नि पर, बायोडाइवर्सिटी पर, भूमिगत जल पर। कोड के आधार पर सही युग्म की पहचान करो कि मौसम का परिवर्तन किस पर प्रभावी होता है। आंसर आना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। मैं बताता हूँ यहाँ पर A 3 और 4 बिल्कुल सही है। 1 3 और 4 भूमि की नमी द्वारा, बायोडाइवर्सिटी द्वारा और भूमिगत जल द्वारा। ठीक है, मौसम का परिवर्तन भूमि की नमी द्वारा, बायोडाइवर्सिटी द्वारा जिसको जैव विविधता बोलते हैं, और भूमिगत जल पर, इन तीनों के द्वारा होता है। महान भारतीय सोहन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया कहाँ पाई जाती है। भाई साहब क्या बताऊं रे भाई, इसका आंसर ठोक के आना चाहिए, सही आना चाहिए, हर हाल में सही आंसर आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, सही आना चाहिए। मैं बताता हूँ भाई लोगों, देखो, जो महान भारतीय सोहन चिड़िया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, किसको बोलते हैं, तीतर को बोलते हैं, तीतर। ठीक है, आगे बात की जाए, ये कहाँ पर पाया जाता है, थार के रेगिस्तान में। कहाँ पर, थार के रेगिस्तान में। यह पक्षी IUCN के अति संकटनापन सूची में सूचीबद्ध है। जो महान भारतीय सोन चिड़िया जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, वो भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तान में पाई जाती है, और ये IUCN के अति संकटापन सूची में शामिल हैं, रेड लिस्ट में शामिल हैं। किस पर्वतीय सीकर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आंसर ठोक के मारो, इतना गजब का कि मजा आ जाए यार।
भाई लोगों ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, सीढ़ियाँ मुबारक हो उनको जिनको छत तक जाना है। हमें अपनी सीढ़ियाँ खुद को बनानी है क्योंकि हमें आसमान तक जाना है। ठीक है, हमें अपनी सीढ़ियाँ खुद को बनानी है क्योंकि हमें आसमान तक जाना है। सबसे अधिक कज्जल कालिक किससे निकलता है? पेट्रोल वाहन से, डीजल वाहन से, सीएनजी वाहन से, ताप या शक्ति संयंत्र से। भाई लोगों यहाँ पर सही आंसर होगा ताप या शक्ति संयंत्र से। ठीक है, सबसे अधिक कज्जल कालिक किससे निकलता है? ताप या शक्ति संयंत्र से। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र से, सीमेंट संयंत्र से, वस्त्र उद्योग से, रासायनिक उद्योग से। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है भाई? बताना बताना। क्या प्यारी बातें हैं भाई लोगों, सभी तैयारी करो शानदार वाली। सतही ओजोन किससे निकलती है? यहाँ पर जो सतही ओजोन है ना भाई साहब, देखो ओजोन भी दो तरीके से होती है। एक समताप मंडल में होती है जो हमारी अल्ट्रावायलेट वेब से सुरक्षा करती है। जो समताप मंडल की जो ओजोन है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जो क्षोभ मंडलीय ओजोन है जिसको सतही ओजोन कहते हैं, ये हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचाती है। ये किससे निकलती है? परिवहन क्षेत्र से निकलती है। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर, पवन, भूतापीय, समुद्री तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन। निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? सौर, पवन, भूतापीय, समुद्री तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन। भाई यहाँ पर सही आंसर है गजब का भूतापीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है? भूतापीय ऊर्जा का। भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? भारत में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, बाढ़ आती है, भूस्खलन होता है या ज्वालामुखी होता है? बताओ आंसर। मैं बताता हूँ भाई लोगों, भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है भाई लोगों। नहीं देखते कभी कहाँ बाढ़ आ रही है, कभी कहाँ बाढ़ आ रही है, कभी कहाँ बाढ़ आ रही है। हर बार बाढ़ तो आती रहती है। गर्मियों के मौसम में जो बरसात का मौसम है भारत में, उस टाइम बाढ़ आती रहती है। ठीक है जी, तो आज की हमारी क्लास इसी के साथ द एंड होता है। इसके अलावा मैंने आज की क्विज डाल दी है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चनों को डेस्क्रिप्टिव टाइप से समझा है। मेरा हर क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव रहेगा किसी क्वेश्चन को छोड़कर। तो सभी के सभी अच्छे तरीके से देखो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, धुआं मचाओ। थैंक्स देखने के लिए सभी को, बाय।